कोचिंग सेंटर पलनिया। आज फिर हमारे मिथिलेश सर ने फिर एक बार मौका दिया है कि स्टूडेंट से खास मिलाएंगे जो पाचन तंत्र प्रक्रिया के बारे में डिटेल समझाएंगे। तो इस वक्त हमारे मिथिलेश सर जी जुड़ चुके हैं। सर जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए। आप किससे परिचय दिलाने वाले हैं और आज कुछ खास बातचीत होंगे और जो बातचीत होंगे वो प्रक्रिया हाईलाइट होंगे सर। किसके बारे में आज और किससे मिलाने चाह रहे हैं सर आप? मैं आपको एक अपने बच्चे से मिलवाना चाहता हूं जिसका नाम है प्रदीप कुमार। क्लास 10 में पढ़ रहा है अभी। वो मानव के पाचन तंत्र को फिगर सहित आपको बताएगा। और बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो वो पाचन तंत्र को पूरी अच्छी तरह से समझाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए इस प्रकार से स्टार्ट किया जाए। प्रकार की पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड में तैयार है। तो बताइए प्रदीप जी, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आप डिटेल्स बताइए सर। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। तो उसका आप फिगर में आप बताइए। मुख से फिगर जो उनकी है जी, यहाँ से तो ठीक है। आपने क्वेश्चन को आपने बताया। फिर दूसरी क्वेश्चन रही, मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो आप जो फिगर आपने बनाए उसका डिटेल्स आपने समझाइए। आखिर जो मुख में जो मुख जो होता है ना, जिसको मुंह हम लोग बोलते हैं, उसका जो तंत्र होती है कहाँ से कहाँ तक जाती है, उनको आप डिटेल्स समझाइए सर। यस सर, मुख से अमाशय तक जाता है। अमाशय से छोटी आंत तक, छोटी आंत से बड़ी आंत तक वो मल द्वार से निकल जाता है जी। तो बहुत ही अच्छा ना समझाया आप। तीसरी सवाल रही, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार क्या होता है, इसके बारे में बताइए। लार हम किसको कहते हैं? व्हाट इज लार? सर, लार मुंह में जो पाया जाता है वो टाइलिन नामक होता है एंजाइम। तो जो आपने चित्र में दर्शाइए कि लार जो आती है कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसको आप दर्शक जो उसको रिमार्क्स करके आप बताइए। लार जो होती है कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है, और जो लार में कौन सा एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के बारे में बताइए। सर, मुंह में लार यहाँ से लेके अमाशय तक जाता है और मुंह में एंजाइम टाइलिन नमक पाया जाता है। अच्छा, एंजाइम जो आपने वर्ड को जो एंजाइम है, एंजाइम क्या है, एंजाइम के बारे में बताइए। एंजाइम किसको कहते हैं, क्या चीज है एंजाइम? सर, एंजाइम मानी वो भोजन को चिकना और मुलायम करता है। जैसे कि मैंने खाना खाया, एक सेकंड, मैंने खाना खाया, कोई टाइट पदार्थ को मैंने निगल लिया, तो एंजाइम ने क्या करेगा, उसको नॉर्मल टाइप कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। यस सर।
जी, सही पॉइंट आपने कहा। अगर कोई भी भोजन आप लोग आहार करते हैं, अगर मान के चलिए आज मैंने कोई पूरी सब्जियां खा ली है, तो पूरी जो होती है ना वो टाइट होती है। अब उसको एंजाइम में क्या करेगा, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, मुलायम करने की कोशिश, सॉफ्ट मुलायम। अगर मुलायम करेंगे तो हमारे आसानी तरह से पाचन तंत्र को पचा देंगे, फिर अपना लेटरिन के द्वारा आहार से निकल जाएंगे। तीसरी सवाल रही आपकी, लार में भोजन कौन सा बनाए रखता है? लार जो हमारे होते हैं, लार में भोजन कौन सा बनाए रखते हैं, उसको डिटेल सब बताइए चित्रों के अनुसार से। सर लार में भोजन लार में जो पाया जाता है वो भोजन को चिकना करता है और मुलायम भी करता है, और जिसके द्वारा अमाशय जाता है। अमाशय में आसानी तरीका से 4 घंटा रहता है और पचने की क्रिया होती है जाके छोटी आदमी से। जी, बहुत ही अच्छा ने प्रदीप जी ने हमारे डिटेल्स करके समझाया। पांचवा सवाल रही, मुख से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा जाता है? हमारे जैसे खाना मैंने खाए, मुख में खाए, तो मुख से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा जाता है? अगर मैंने खाना खा लिया, आमाशय तक किसके द्वारा जाएगा खाना? आमाशय में। आखिर मेरे को बताइए आमाशय क्या होता है? सर मुख से आमाशय तक क्रमण कुचन के द्वारा जाता है धीरे धीरे। आमाशय क्या होता है, एक चीज बताइए हमको। आमाशय सर वो एक रबर टाइप का होता है जो कि चनाता है और भोजन धीरे धीरे क्रमण कुचन के द्वारा जाता है मुख से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रासनली में और ग्रासनली से आमाशय में। जी जी, तो आपकी पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुख से आमाशय तक भोजन की किसके द्वारा जाता है? किसके द्वारा जाता है? आमाशय के द्वारा, किसके द्वारा? क्रमण कुचन के द्वारा जाता है। जी, तो प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा डिटेल्स में चित्र से बताया। और छठा मेरे से सवाल हुआ, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में होते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक आमाशय में क्यों पाया जाता है, उसका मेन कार्य क्या होती है? आमाशय में जो कोई जीवाणु अगर आ जाता है तो उसको वो नष्ट कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहने का अर्थ हुआ कि मैंने खाना खाया, भोजन के द्वारा कोई चीज जो भोजन से ना हटी करके दूसरे कोई भी चीज आते हैं तो अम्ल के द्वारा उनको गलाने की प्रयास किया जाता है, या जो बेकार पदार्थ हम लोग खाते हैं तो उसको खत्म या नष्ट करने की प्रक्रिया अम्ल के द्वारा किया जाता है। जी, प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा बताया। इनका कहना है कि अगर कोई भी भोजन हम करते हैं, बाई चांस मैंने आज दाल चावल खा ली है, अगर उसके अंदर में कुछ अलग प्रकार के हम लोग भोजन कर लेते हैं तो आमाशय में जाते हैं, आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, अम्ल के द्वारा उस जो बेकार पदार्थ को खाते हैं उसको नष्ट करके खत्म कर दिया जाता है। जो सही भोजन होती है उसके द्वारा पाचन तंत्र प्रक्रिया में उनके लेटरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा डिटेल्स में समझाया। अगर किसी व्यक्ति ने भोजन करते वक्त कोई चीज़ गलत पदार्थ को खा लेते हैं या गलत चीज़ को निगल लेते हैं तो आमाशय में जाते हैं, आमाशय में जो एक अम्ल पाया जाता है वो अम्ल के द्वारा नष्ट किया जाता है। प्रदीप जी, अब 7वां सवाल रहा, आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? जैसे मैंने अभी खाना खाया, 7:20 में मैंने खाना खा लिया, तो आमाशय में कितना घंटा तक भोजन रहेगा? सर आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहते हैं। 4 घंटे तक भोजन रहने के बाद फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है भोजन को? छोटे आंत में। सर छोटी आंत में किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है? वो छोटी आंत में सर 4 घंटा रहने के बाद वो आमाशय सर खुद ब खुद छोटी आंत में भेजने को प्रक्रिया चालू कर देती है। कहने का अर्थ हुआ है कि जो 7वां सवाल है, आमाशय में भोजन, अगर हम लोग पहले भोजन करते हैं तो सबसे पहले आमाशय में जाता है, आमाशय 4 घंटा वेट करता है, 4 घंटा के बाद फिर उसने दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। कौन सी आंत में जी प्रदीप जी? छोटी आंत में सर। तो बड़ी फिर जो आमाशय के द्वारा हम लोग भोजन कर रहे हैं वो आमाशय में 4 घंटा रहने के बाद में छोटी आंत में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहने का अर्थ हुआ। तो अब 8वीं सवाल रही, आमाशय में उपस्थित अम्ल का क्या कार्य होता है? आमाशय में अगर जो अम्ल रहता है, अम्ल में क्या कार्य किया जाता है? अम्ल में सर वो अच्छा भोजन को अवशोषित कर लेता है और अशुद्ध भोजन को वो मलद्वार के द्वारा निकाल देता है। अगर कोई भी आप अच्छा भोजन करते हैं तो आमाशय में ही रहते हैं, अगर कोई गलत पदार्थ को आपने खा लेते हैं या निगल लेते हैं तो अम्ल के द्वारा मलबे के अंदर से वो निकल के बाहर चले जाते हैं। अब रही 9वां नंबर सवाल, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आप डिटेल्स में बताइए, छोटी आंत कौन सी है? चित्र में हमें दिखाने का प्रयास कीजिए। आपने छोटी आंत किसको बोलते हैं और कितनी लंबाई होती है? आप दर्शक को आप लिखित में बताइए उस जगह।
सर छोटी आंत की लंबाई होती है 7 से 8 मीटर। जी और या भोजन जो होती है सर अमाशय के द्वारा छोटी आंत में आती है, और छोटी आंत में शुद्ध जी। भोजन को अवशोषित कर छोटी आंत में जो अम्ल होते हैं और वह मल द्वार के द्वारा छोटी आंत से ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी निकाल दिया जाता है। जी। अब रही 9 नंबर सवाल से है, और 9 नंबर तो कंप्लीट हो गए, सॉरी 5 नंबर। पाचन प्रक्रिया पूर्ण कहाँ होती है? अगर मैंने खाना खा लिया तो पूरी तरह से पाचन प्रक्रिया कहाँ पे होगी? पूरी तरह से सर छोटी आंत में। छोटे हाथ में होगी। अब रही दूसरी सवाल, अब फिर 12वीं नंबर सवाल का को मैं जवाब हमारे प्रदीप जी देंगे। वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा क्या होता है बताइए मेरे को। सर वसा जो बोलते हैं किसको कहते हैं? सर वसा यानी जो तेलीय भोजन होता है सर, वो तेलीय भोजन का पाचन होता है यानी छोटी आंत में सर। छोटी आंत में उसकी वसा की भोजन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। यस सर। अब 13वां नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? हम एक शरीर हमारे जो देख रहे हैं तस्वीर में सबसे बड़ी, और जो हमारे प्रदीप जी ने पूरा ब्लैक बोर्ड में बनाया है वो एक मानव की शरीर है। उनका सवाल जो कहने का अर्थ हुआ, सवाल ये है कि आखिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है प्रदीप जी? यानी वो हो गया सर यकृत यानी लीवर। लीवर सबसे जो शरीर हमारे जो शरीर का जो भाग इंपॉर्टेंट चीज होता है लीवर, वो सबसे जो मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती है। ग्रंथि क्या काम कार्य करता है शरीर के हमारे अंदर में? ग्रंथि सर यानी वो सांस लेने के काम कार्य करते हैं सर। जी। तो आप 14 नंबर सवाल है, सबसे बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत की लंबाई कौन सी होती है? चित्र में बताइए, आप लिखित में बताइए कौन सी बड़ी आंत होती है बड़ी? सबसे बड़ी आंत होती है यानी सर, सबसे बड़ी आंत होती है यानी ये जिसको कहते हैं ग्राउंड। उसकी लंबाई कितनी होती है प्रदीप जी? उसकी लंबाई सर 1.5 मीटर होती है। जी राइट, प्रदीप जी ने हमारे के सबसे बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। और जो हमारे शरीर के अंदर में जो सब आंत होती है ना, मेन मुख्य कार्य यही करते हैं। अब रही सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख्य दांत कितने होते हैं? आप हम लोग का भी एज लगभग 28 है तो हम लोग का 32 दांत होते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बूढ़े 60 प्लस हो जाते हैं उनकी दांत की संख्या कितनी होती है? सर 32 होती है। क्यों? हम लोग का भी तो अभी 32 है, इनकी बूढ़े भी हो जाते हैं 32 है, क्यों नहीं झड़ता है, क्यों नहीं कम होता है? क्योंकि सर मनुष्य में दांत की कुल संख्या 32 ही होती है सर, चाहे वो बुढ़ा हो जाए, अगर बचपना में हो तो थोड़ी बहुत कम होती है। बचपना में कितनी होती है प्रदीप जी? बचपन जैसे मान लिया जाए 10 से 12 साल जो बच्ची होती है उनके दांत की संख्या कितनी होती है? लमसम सर 18-20। हाँ, एक्चुअल माना जाए तो 20 से 22 दांत की जो 1 से लेकर 12-13 साल की जो बच्चे या बच्चा रहते हैं उनको दांतों की संख्या, क्योंकि वो दूध वाली दांत होती है ना, माँ का जो दूध ग्रहण करते हैं उनकी वापस टूटने के बाद फिर आपका दांत अपने प्रक्रिया चालू करते हैं। इस वक्त हमारे प्रदीप जी डिटेल समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह आप लगे रहिए। और आपका जो डायरेक्टर सर है मिथिलेश सर, जो इस प्रक्रिया का जो शिक्षक है, उनसे कुछ हम खास बात करेंगे, आप बात कराइए। देखिए सर, कमाल सर, जो हमारे आपका स्टूडेंट ने किया, मैं ताली से स्वागत करते हैं बच्चा का। जो आपने किया बहुत परफेक्ट नहीं तरीके से समझाए, जो मनुष्य की शरीर में आप भोजन करते हैं और आहार किस प्रकार की, इस जो नॉलेज आपने दिया सर जी, बच्चे को टैलेंटेड इतना कैसे किए आपके तरफ से? मैं फिर तो आगे फिगर के माध्यम से इन्होंने सारा बताया, बस ये इसके हाथ थोड़े नहीं चल रहे थे तो इन्होंने बताना जो स्टार्ट किया कि यहाँ से जो भोजन आता है ये क्रमांकुचन के माध्यम से अमाशय में आता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं विषाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इन्होंने सारी बातें बहुत अच्छी तरह से बताई। फिर बोला छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, यानी पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन होने के बाद जो अधपचा भोजन रह जाता है, यानी पूरी तरह से जो पाचन नहीं हुआ, अवशोषण होने के बाद शरीर को जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। बस जिसका अधपचा जो भोजन हुआ वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत जिसकी लंबाई 1.5 मीटर इन्होंने बताया आपको, बड़ी आंत के माध्यम से मल द्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाता है बस। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको मतलब इतना
डीपली से बताने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। नहीं, बहुत काफी वीडियो बहुत लंबे, लेकिन सर हमारे चैनल में आप टाइम देने के लिए और इस बच्चों का प्रदीप जी ने जो हमारे डिटेल्स में समझाए, मैं इतना दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह बच्चे लोग को आप आगे बढ़ाइए और हमारे जितना भी ऑडियंस देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे और हर माँ पिताजी का यही सोच होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा शिक्षा होती है, वो एक शिक्षा ही है, एक अधिकार मानस की और मनुष्य की। सर जी, हमारे टाइम देने के लिए हमारे एक दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं, एक बार आप बोल दीजिए। इसके लिए हमारे एक दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं, एक बार आप बोल दीजिए। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। आप बस बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि बच्चे को एक क्वालिटीपूर्ण शिक्षा दीजिए, बच्चे को शिक्षा के प्रति जगाइए, बच्चों में एक ललक पैदा कीजिए शिक्षा के प्रति। तो सर जी, इस वक्त आपसे मैं इसी छोटी सी वाणियों से मैं विदा लेना चाहते हैं। कल फिर कोई या किसी दिन कोई आपसे कुछ एक्सक्लूसिव बात होंगे, तो फिर हमें सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इंतजार करेंगे। और इस घड़ियों से हम अब समाप्त लेते हैं 9:57 इस वक्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर Subscribe now and press the bell icon. Never